हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग क्लास 9th का जो चैप्टर नंबर हमारा 6 RS वाला बुक में इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री, इसके MCQs का अपन वीडियो यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 27 जितने भी क्वेश्चन में दिए हुए हैं सारे क्वेश्चन को कवर किया जाएगा। और ये वीडियो हमारा एक प्यारा सा बच्चा है पीयूष पाठक, उसके लिए स्पेशल डेडिकेटेड भी है। वो बच्चा हमारे टेलीग्राम चैनल पर हमेशा एक्टिव रहता है, तो अगर आपने भी हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही मैंने जितने भी चैप्टर्स के वीडियोस बनाए हैं ना, सारे चैप्टर्स के लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पर भी मैंने दे दिए हैं, और अगर आप कमेंट बॉक्स में मांगोगे तो वहाँ पर भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और इसको मन लगा करके पढ़ना है, ठीक है पीयूष। चलिए देखो, पहला क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है कि इन एंशिएंट इंडिया द शेप्स ऑफ अल्टर्स यूज्ड फॉर हाउस होल्ड रिचुअल्स वेयर, यानी कि पुराने ज़माने में, पुराने इंडिया में, हमारे एंशिएंट इंडिया में जो अल्टर्स होते थे उनका शेप कैसा होता था जब वो घर के अंदर यूज़ करने के लिए बनाए जाते थे। तो अल्टर्स इसको बोलते हैं। मैं ऐसे अगर आपको समझाऊंगा ना तो शायद आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं आपको उसका फ़ोटो ही दिखा देता हूँ। तो ये रहा, एक सेकेंड ना, मैं तुरंत दिखा रहा हूँ कि हमारे इंडिया में कैसा रहता था। वैसे तो अल्टर्स बहुत सारे रहते हैं, लेकिन इंडिया में देखो पुराने ज़माने में ऐसे रहता था। देखो आप लोगों को फोटो दिख रहा होगा, आप लोग सर्च भी कर सकते हो गूगल में। तो ये फोटो है उसका। इस टाइप से, यानी कि पूजा पाठ करने के लिए एक टेबल टाइप से रहता है जिसमें भगवान लोग का मूर्ति वगैरह रखते हैं, तो उसको ये अल्टर्स कहा जाता है। तो घर के अंदर जो अल्टर्स होते थे उनका शेप अलग होता था, और बाहर जो पब्लिक प्लेस में जो रखा जाता था अल्टर, उसका शेप अलग होता था, ठीक है। तो घर के अंदर वाले जो शेप होते थे वो स्क्वायर एंड सर्कल के शेप में होते थे, और जो बाहर रहते थे ना यानी पब्लिक प्लेसेस के लिए, वो या तो रेक्टेंगल होता था, या तो ट्रायंगल, या फिर ट्रेपेजियम, इस टाइप से मिक्स शेप का होता था। तो सेकंड वाला जो क्वेश्चन है, एंशिएंट इंडिया में जो अल्टर्स होते थे, कॉम्बिनेशन ऑफ शेप्स लाइक रेक्टेंगल, ट्रायंगल एंड ट्रेपेजियम वेयर यूज्ड फॉर, तो ये किस लिए यूज़ किए जाते थे? तो ये पब्लिक रिचुअल्स के यूज़ किया जाते थे। घर के अंदर स्क्वायर एंड सर्कल के शेप के अल्टर्स होंगे, और पब्लिक प्लेसेस में रेक्टेंगल, ट्रायंगल एंड ट्रेपेजियम के शेप के होंगे। उसके बाद यहाँ पर एक अगला क्वेश्चन जो है ये दिया हुआ है श्री यंत्रा से रिलेटेड। अब श्री यंत्रा भी अगर मैं आपको ऐसे समझाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, और उसके बारे में ज़्यादा डिटेल में जो है ना पंडित जी लोग ही समझा पाएंगे। मैं केवल आपको यहाँ पर नॉर्मल दिखा देता हूँ। जैसे कि पीयूष पाठक जो हमारा स्टूडेंट है वो पाठक है, तो हो सकता है पंडित जी उनके पिताजी होंगे, तो आपके पापा इसको अच्छे से बता पाएंगे कि ये जो हमारा डायग्राम देखे होंगे कई जगह ताबीज़ वगैरह में और बहुत सारी चीज़ों में ये डायग्राम बनाया जाता है। तो ये डायग्राम एक्चुअल में ज्योमेट्री से रिलेटेड, इसलिए यहाँ पर दिया हुआ है इसके बारे में। इसे श्री यंत्रा कहा जाता है। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड ये डायग्राम होता है, बहुत मुश्किल होता है इसको बनाना। तो इसके अंदर आप लोगों को दिख रहा होगा, ट्रायंगल दिख रहा है, छोटा छोटा बहुत सारा ट्रायंगल दिख रहा है ना। तो ये जो ट्रायंगल्स हैं, ये कितने ट्रायंगल्स होते हैं श्री यंत्रा में? तो श्री यंत्रा में टोटल हमारे पास 9 ट्रायंगल्स होते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा हमारे ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 3 का। अब अगला क्वेश्चन में आते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि आज से है ना 3000 साल पहले था, बिफोर क्रिस्ट से था, यानी कि आप जानते हो ना BC का मतलब समझते हो ना, बिफोर क्रिस्ट, यानी कि जो हम लोग अभी जो गिन रहे हैं ना 2023 जो चल रहा है अभी इस साल, तो 2023 यानी कि जब वो शुरू हुआ था, 0 से जब स्टार्ट हुआ था, 0 फिर 1 फिर 2 स्टेप से करके अभी 2023 चल करके आया है, ठीक है। तो उससे भी 3000 साल पहले जो था इंडस वैली सिविलाइजेशन था। तो यहाँ पर जो ईंटें वगैरह बनाए जाते थे उनका एक बहुत ही मेजरमेंट बहुत अच्छे से लिया जाता था, ताकि घर वगैरह बहुत ही अच्छे बनाए जा सके। तभी तो आज भी वो ईंटें वगैरह जो है ना ज़मीन से खुदाई में निकलते रहते हैं। तो यहाँ पर जो ईंटों का रेशियो था वो कैसा था? तो वो रेशियो था 4:1 का। 4 यानी कि मान लो लेंथ अगर हमारा 4 सेंटीमीटर है तो हमारा जो ब्रेथ होगा 2 सेंटीमीटर, और हाइट जो होगी 1 सेंटीमीटर। इस तरीके से इस रेशियो में ईंटों को बनाया जाता था, एकदम एग्जैक्ट रेशियो में। ओके, तो बहुत पहले ज़माना से ही ये समझ लो कि आज से बिफोर क्रिस्ट यानी कि 3000 साल पहले, और अभी 2023 चल रहा है। तो 3000 और 2000, आज से 5000 साल पहले की बात की जा रही है। आज से 5000 साल पहले हमारे इंडिया में इतना ज़्यादा मैथमेटिक्स जो इंप्रूव हो गया था कि उसका जो ईंटों का जो साइज़ था उससे एकदम परफेक्ट बनाया जाता था, ठीक है, 4, 2 और 1 के रेशियो में। अब अगला चलते हैं। इनटू हाउ मेनी चैप्टर्स वाज द फेमस ट्रीटाइज द एलिमेंट्स डिवाइडेड बाय यूक्लिड। यूक्लिड चर्चा के बारे में तो सब जानते ही हैं, है ना। ज्योमेट्री में इनका बहुत ज़्यादा हमारा योगदान है। चैप्टर का नाम ही है यूक्लिड ज्योमेट्री। तो जो इन्होंने बुक लिखा है अपना द एलिमेंट्स, इसमें टोटल कितने चैप्टर हैं? तो इसमें टोटल 13 चैप्टर हैं। तो यहाँ पर अगर ये क्वेश्चन आएगा कि यूक्लिड चर्चा की बुक में कितने चैप्टर्स थे, तो आप लोग 13 में टिक मार करके आइएगा, ठीक है। बाकी अभी डायग्राम वगैरह आगे जरूरत पड़ेगा तो आपको डायग्राम के थ्रू भी समझाऊंगा। ये सब बेसिक्स क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट बुक में समझा दे रहा हूँ। अगला है कि यूक्लिड कौन से कंट्री से आते थे? तो यूक्लिड जो है वो ग्रीस से आते थे। अब ग्रीस का है तो हमारा साउथ में, यूरोप का जो नीचे वाला पार्ट होगा ना, जैसे हमारे इंडिया में साउथ कौन सा है? केरल हो गया, कर्नाटका हो गया, ये सब साउथ कहलाता है, नीचे वाला पार्ट। उसी तरीके से यूरोप का जो नीचे वाला पार्ट है, जिधर आपका इटली वगैरह है, उससे थोड़ा सा दूर में ही वहाँ पर हमारा जो है ना ग्रीस है। तो ग्रीस में बहुत सारे यहाँ पर ज्योमेट्री से रिलेटेड साइंटिस्ट पैदा हुए थे। वैसे तो इंडिया में हुए ही थे, आर्यभट्ट वगैरह ही, लेकिन यहाँ पर हम लोग चूँकि यूक्लिड के बारे में पूछ रहे हैं यहाँ पर, तो हम लोग बता देंगे कि यूक्लिड कहाँ गए थे, तो वो ग्रीस
के थे। उसके अलावा थेल्स नाम के भी एक जो थे मैथमेटिशियन, वो कहाँ के थे, तो वो भी हमारे ग्रीस के ही थे। यूक्लिड भी ग्रीस के थे, थेल्स भी ग्रीस के थे। और जो पैथागोरस है ना, जो पैथागोरस आप थ्योरम पढ़ते हो ना, राइट ट्रायंगल वाला, कि जो हमारा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है वो इक्वल होगा बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर के। तो ये जो पैथागोरस थ्योरम दिए थे पैथागोरस चाचा ने, ये भी जो है वो थेल्स के ही स्टूडेंट थे। थेल्स सोच लो कितने बड़े वो मैथमेटिशियन होंगे, और उसके जो स्टूडेंट थे वो पाइथागोरस थे। ठीक है, तो पाइथागोरस वाज अ स्टूडेंट ऑफ, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा थेल्स। ओके, अब आते हैं आगे थोड़ा सा, ये सब तो बेसिक याद करने चाहिए थे। अब आप लोग इसको समझना, अब समझने वाली चीज़ें आ रही हैं। हमसे अगला क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग नीड्स अ प्रूफ, इनमें से किसको प्रूफ की जरूरत होती है। तो जो थ्योरम होते हैं ना, उनको प्रूफ की जरूरत होती है। एक्सियम, पोस्टुलेट और डेफिनेशंस को प्रूफ की जरूरत नहीं होती है। एक्सियम क्या होता है, तो कोई सेल्फ प्रूव्ड यानी कि जो ट्रू स्टेटमेंट होता है, जिसको हम लोग को प्रूव करने की जरूरत ही नहीं। जैसे यूक्लिड के बहुत सारे एक्सियम है ना, पोस्टुलेट है, तो ये जो एक्सियम्स होते हैं उनको प्रूव करने की जरूरत नहीं होती। जैसे यूक्लिड का एक एक्सियम ये वाला है ना, कि अगर हमारे पास कोई भी नंबर दिया हुआ है दो साइड, जैसे कि मान लो हमारे पास कोई भी इक्वल नंबर दिया हुआ है, जैसे कि मान लो इधर भी 5 लिखा हुआ है और इधर भी 5 इक्वल टू 5 लिखा हुआ है, तो अगर मैं इधर अगर 1 ऐड करता हूँ और इधर भी अगर मैं 1 ऐड करता हूँ, दोनों साइड अगर मैं 1 ऐड करता हूँ, तो दोनों फिर भी क्या होंगे, इक्वल ही होंगे, उनके वैल्यू में चेंज नहीं होगा, दोनों साइड अगर सेम चीज़ों को मैं ऐड कर रहा हूँ तो। ठीक है, जैसे कि अगर आगे क्वेश्चन क्या आने वाला, छोड़ो अभी, जैसे कि वगैरह नहीं समझाता हूँ, ये समझ में आ गया ना आपको कि किसी भी नंबर के अगर कोई नंबर इक्वल है तो उसमें अगर सेम इक्वल नंबर्स को ऐड किया जाएगा तो जो आंसर आएगा, जैसे 6 इधर भी आ जाएगा और इधर भी 6 आ जाएगा, तो वो भी क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। तो इस टाइप से जो चीज़ें होती है उसको एक्सियम कहते हैं। एक्सियम मैथ में और पूरे मैथमेटिक्स में जो होता है ना, एक्सियम जो है हमारा, वो क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ कहलाता है पूरे मैथ के ब्रांचेस में। और जो पोस्टुलेट है वो भी एक्सियम का ये कह लो भाग है, बस पोस्टुलेट जो होता है वो स्पेसिफाई किया जाता है स्पेसिफिकली, इसको हम लोग ज्योमेट्री में बोलते हैं। यानी कोई भी ज्योमेट्री वाला टर्म अगर हमारा ट्रू है एकदम, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पोस्टुलेट कहते हैं। जैसे आगे क्वेश्चन आएगा वहाँ पर मैं आपको फिर से इसको समझाऊंगा। पहले हम फिलहाल आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पर जो डेफिनेशन की जरूरत पड़ती है ना, यानी सॉरी जो थ्योरम है उसको ही प्रूफ की जरूरत पड़ती है, इसीलिए हम लोग थ्योरम्स को प्रूव करते हैं। मैथ में देखना आप लोग कई बार मैथ में थ्योरम को प्रूव करने के लिए आ जाता है, एक्सियम को, पोस्टुलेट को, डेफिनेशंस को प्रूफ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ओके, 10th वाला क्वेश्चन है कि द स्टेटमेंट दैट लाइन्स आर पैरेलल इफ दे आर नॉट इंटरसेक्टेड, यानी कि जो लाइन्स हैं वो क्या होंगे, पैरेलल होंगे अगर वो इंटरसेक्ट नहीं हो रहे हैं। तो ये क्या है, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, तो ये हमारा एक डेफिनेशन है, परिभाषा जिसको कहा जाता है कि अगर हमारे पास दो लाइन अगर मैं बनाता हूँ, जैसे यहाँ पर देखो मैंने 2 लाइन बनाया, तो इसमें हम लोग से ये बोल रहा है कि लाइंस होंगे वो पैरेलल होंगे अगर वो इंटरसेक्ट नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पर देखो आगे अगर मैं इसको कितना हूँ बढ़ाते जाऊँगा, ये क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट नहीं हो रहे हैं। तो जब कोई लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं होता है तो उसको क्या बोला जाता है, उसको पैरेलल बोला जाता है। और पैरेलल की ये क्या है, डेफिनेशन है, तो यहाँ पर ये जो होगा डेफिनेशन कहलाएगा। अगला है यूक्लिड स्टेट दैट ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर, यानी कि देखो जो हमारे राइट एंगल्स होते हैं, जितने भी राइट एंगल बना लो, चाहे बड़ा सा राइट एंगल बना लो, छोटा सा राइट एंगल बना लो, मीडियम सा राइट एंगल बना लो, जहाँ जहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा वो कितना होगा, ये सब राइट एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का ही होता है, चाहे वो छोटा साइज का दिखे या बड़ा साइज का दिखे। तो यूक्लिड ने क्या कहा है कि जो राइट एंगल्स होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे, जितने भी दुनिया में राइट एंगल है सब एक दूसरे के इक्वल हैं। तो इसको क्या बोला जाएगा, तो इसको पोस्टुलेट कहा जाएगा। क्यों पोस्टुलेट कहा जाएगा, देखो मैंने आपको क्या बताया कि एक्सियम और पोस्टुलेट सेम चीज़ें हैं, यानी कोई भी चीज़ अगर सेल्फ प्रूव है तो उसको हम लोग एक्सियम भी कह सकते हैं और पोस्टुलेट भी कह सकते हैं। एक्सियम जो होता है वो पूरे मैथ्स में यूज़ होता है, जैसे कि प्लस हो, माइनस हो, जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया ना, ये एक्सियम हो गया। और जो पोस्टुलेट होता है वो ज्योमेट्री से स्पेशल अगर कोई टर्म दिया हुआ है तो वो पोस्टुलेट कहलाएगा। जैसे ये जो हमारा राइट एंगल वाला है, शेप वगैरह वाला, ये ज्योमेट्री से रिलेटेड है, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, अपन पोस्टुलेट कहते हैं। अगले क्वेश्चन बोल रहे हैं कि पिरामिड इज सॉलिड फिगर, एक पिरामिड सॉलिड फिगर है। जानते हैं पिरामिड के बारे में तो सब कुछ जानते हैं, कोई भी ऐसा बच्चा मेरे को नहीं होगा, मेरे को लगता है जो पिरामिड के बारे में नहीं सुना हो आज तक, है ना, दुनिया का वो अजूबा है। तो जो पिरामिड होता है उसका बेस कैसा होता है, तो पिरामिड के अलग अलग टाइप के बेस होते हैं। पिरामिड्स होते हैं ना, कभी भी सेम टाइप के आपको नहीं दिखेंगे, आप सर्च करना डिफरेंट टाइप ऑफ पिरामिड्स, सब किसी का बेस आपको ट्रायंगल दिखेगा, किसी का रेक्टेंगल दिखेगा, किसी का स्क्वायर दिखेगा। तो अलग अलग जो नीचे का जो पार्ट होता है पिरामिड का वो अलग अलग टाइप का होता है। ठीक है, तो इसमें आपका एनी पॉलीगन हो जाएगा, यानी किसी भी टाइप का पॉलीगन हो सकता है पिरामिड का जो बेस होता है, नीचे वाला जो पार्ट होता है। ठीक है, अगले में बोल रहे हैं कि द साइड फेसेस ऑफ पिरामिड, जो साइड होते हैं वो कैसे होते हैं, तो पिरामिड के जो साइड्स होते हैं वो हमेशा ट्रायंगल शेप में ही होते हैं। कोई भी पिरामिड ले लो, चाहे उसका बेस कैसा हो, रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, कुछ भी बेस हो, लेकिन जो साइड होगा ना पिरामिड का वो हमारा हमेशा ट्रायंगल ही होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा।
अगले क्वेश्चन बोल रहा है कि द नंबर ऑफ डायमेंशंस ऑफ ए सॉलिड आर, एक सॉलिड में नंबर ऑफ डायमेंशन कितने होते हैं। तो सॉलिड जैसे कि मेरा ये इरेजर, जिसको मैं आपको पिछले 2-3 साल से दिखा रहा हूँ, नहीं पता इरेजर कब खत्म होगा। तो इसमें क्या क्या होता है, एक लेंथ होता है, एक इसकी ब्रेथ होती है और एक इसकी हाइट होती है। देखो ये हो गया लेंथ हो गया, ऐसे इसका ब्रेथ ले लो और इधर से इसकी ये वाली जो है ना ये हाइट है। तो 3 चीज़ें होती है किसी भी क्या बोलते हैं सॉलिड में, जैसे ईटा वगैरह कुछ भी होता है ना उसमें 3 चीज़ होता है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तो यहाँ पर वही हो जाएगा, जो डायमेंशंस होते हैं वो 3 होते हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद द नंबर ऑफ डायमेंशन ऑफ ए सरफेस, जो सरफेस होते हैं उसमें कितने डायमेंशन होते हैं। तो सरफेस इसको बोलते हैं, जैसे कि ये देखो ये जो मेरा पेज है ये सरफेस कहलाएगा, सॉलिड नहीं कहलाएगा ये, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होगा, एक हमारा लेंथ होगा और एक हमारा ब्रेथ होगा। तो सरफेस में या तो लेंथ यानी 2 चीज़ें होती है, लेंथ और ब्रेथ होती है, इसमें हाइट नहीं होती। जैसे कि हमारा पेज हो गया, फिर मैं जिस टेबल में आपको बैठ करके पढ़ा रहा हूँ, ये जो टेबल है, इस टेबल ये भी हमारा क्या कहलाएगा, सरफेस कहलाएगा। तो इसका ऊपर जो पार्ट होगा उसका केवल लेंथ और ब्रेथ होता है। सरफेस में समझ रहे हो ना, जैसे कि इसको अगर मैं पकड़ूँ, अगर मैं थोड़ी देर के लिए नीचे वाला पार्ट को भूल जाऊँ, बस ऊपर वाले पार्ट को अगर मैं देखूंगा ना, तो ये इसका सरफेस कहलाएगा। तो सरफेस में क्या होता है, ब्रेथ होता है और लेंथ होता है, 2 चीज़ें होती हैं। तो इसका भी बी ऑप्शन होगा। अगला बोल रहे हैं हाउ मैनी डायमेंशंस डज अ पॉइंट है, एक पॉइंट के कितने डायमेंशंस होते हैं। तो पॉइंट मतलब क्या होता है, कोई भी एक स्वतंत्र बिंदु बना दो, तो इसका ना ही लेंथ होगा, ना ही ब्रेथ होगा, ना ही हाइट होगा। तो पॉइंट्स के कोई भी डायमेंशन नहीं होते हैं, ये रट लो एकदम, दिमाग में फिट कर लो, क्योंकि इसका आपको दिख रहा है कुछ लेंथ ब्रेथ हाइट दिख रहा है, कुछ नहीं है। तो नॉर्मल वे में पॉइंट जो होता है वो कुछ होता ही नहीं है, बस हम लोग उसको एक दर्शाने के लिए किसी भी जगह को अगर मुझे शो करना है, जैसे मुझे शो करना है कि एनी पॉलीगन कहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ऐसे मैं पॉइंट बना दूंगा, तो इसको ही बस पॉइंट कहते हैं, किसी भी चीज़ को पॉइंट करने के लिए। तो पॉइंट का लेंथ ब्रेथ हाइट कुछ होना होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है कि बाउंड्रीज ऑफ ए सॉलिड आर, जो सॉलिड की बाउंड्रीज होती हैं वो कैसी होती हैं। देखो अगर मैं इस पूरे इरेजर को पकड़ूं तो इसकी बाउंड्री क्या कहलाएगी, ये इसकी बाउंड्री कहलाएगी, ये इसकी बाउंड्री कहलाएगी, ये इसकी बाउंड्री कहलाएगी। तो जो बाउंड्री होती है ना सॉलिड की, वो एक सरफेस के रूप में होती है। ये आपको दिख रहा है ना, ऊपर वाला जो बाउंड्री है इस सॉलिड का, ये क्या है, एक सरफेस है एक तरह से। तो बाउंड्री ऑफ सॉलिड आर सरफेस, इसका जो ऑप्शन सी होगा ये सही होगा। अगला है बाउंड्रीज ऑफ सरफेस आर, जो सरफेस होते हैं उसके बाउंड्री कैसे होते हैं, तो वो कर्व होते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर एक सरफेस पकड़ लेता हूँ, जरूरी नहीं, जैसे यहाँ पर मैंने एक पेज लिया था इसीलिए ना इसका लाइन सीधा सीधा था, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हमेशा हमारे पास सरफेस जो है एकदम सीधा सीधा हो। जैसे कि इस टाइप से भी तो हमारा सरफेस हो सकता है, ऐसे भी सरफेस हो सकता है, टेबल का ऐसे भी आपको डिज़ाइन दिखा होगा कई जगह पे। तो सरफेस ज़रूरी नहीं कि उसका सीधा सीधा लाइन हो, कर्व भी हो सकता है। तो इसका आप लोग कर्व आंसर कीजिएगा कि जो हमारा बाउंड्री होता है किसी भी सरफेस का वो कर्व होता है, मुड़ा हुआ होता है हल्का सा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या बोल रहे हैं, द नंबर ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स, यानी 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स अगर हमारे पास है तो उससे कितने प्लेन्स जुड़ेंगे। तो नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स किसको बोलते हैं, जो आपस में एक सीधी लाइन पे नहीं होते हैं। जैसे अगर इस सीधी लाइन पे हमारे 3 पॉइंट्स बन रहे हैं तो ये कॉलिनियर पॉइंट्स कहलाएंगे। और नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स जो आगे पीछे हो, जैसे कि यहाँ पे हो, एक यहाँ पे हो, एक यहाँ पे हो। तो अब इन तीनों पॉइंट्स को अगर आप मिलाओगे तो कितने प्लेन बना सकते हो, यानी कितने प्लेन फिगर बना सकते हो वो देखते हैं ना। तो ये तीनों पॉइंट्स को मैंने मिलाया तो मेरा एक फिगर बना, ठीक है। अब मैं क्या इन्हीं पॉइंट्स को मिला करके कोई दूसरा टाइप का फिगर बना सकता हूँ क्या, तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, मैं इसी के ऊपर ही चला पाऊंगा। चाहे मैं इधर से शुरू करूँ या कहीं से शुरू करूँ, तो मैं केवल एक ही प्लेन बना सकता हूँ जो 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट से होकर के गुजरता हो। तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी है 1 वाला ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक्सियम्स आर एज्यूम, एक्सियम जो होते हैं वो क्या होते हैं, तो मैंने आपको जैसे कि बताया यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं जो कि पूरे ब्रांचेस में, मैथ के जितने भी ब्रांचेस हैं, चाहे वो ज्योमेट्री हो चाहे कोई और पार्ट हो, उन सभी में काम करता है एक्सियम, ठीक है। और जो पोस्टुलेट होता है वो स्पेसिफाई होता है ज्योमेट्री के लिए। दोनों चीज़ें सेम होती हैं, एक्सियम और हमारा पोस्टुलेट, बस जो यूनिवर्सल ट्रूथ दोनों होते हैं, बस जो एक्सियम है वो पूरे ब्रांचेस में काम आता है और जो पोस्टुलेट है वो हमारे ज्योमेट्री से रिलेटेड होता है बस, ठीक है। तो ये हमारा 20 क्वेश्चन तो हो गया, कुछ क्वेश्चन और बचे हुए हैं, चलिए जल्दी से उनको भी कंप्लीट किया जाए। एक सेकेंड, थोड़ा सा मैं इसको सेट कर लूँ, ठीक है। अब आपको दिख रहा है अच्छे से, फोकस कर लेते हैं। हाँ, अब जो अगला क्वेश्चन है 21 वाला, इसमें बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा ट्रू स्टेटमेंट है। देखते हैं, द फ्लोर एंड अ वॉल ऑफ रूम आर पैरेलल प्लेन, जो फ्लोर होगा, जमीन जो होगा, जैसे रूम का देखो ये मान लो ये हमारा जमीन है ये वाला, और जो दीवार होगा वो कैसा होगा, इधर साइड में होगा, ठीक है। तो ये दोनों क्या पैरेलल कहलाएंगे, नहीं कहलाएंगे, है ना। फ्लोर और वॉल जो है वो पैरेलल नहीं हो सकते, तो ये गलत है, पहला तो गलत हो गया, ट्रू पूछा है ना। द सीलिंग एंड द वॉल ऑफ ए रूम आर पैरेलल, सीलिंग मतलब जो छत होता है उसको बोलते हैं। तो अगर सीलिंग में इधर छत बनाता हूँ और दीवार को मैं ऐसे बनाता हूँ तो ये दोनों भी पैरेलल नहीं कहलाएंगे, तो ये भी गलत हो गया। थर्ड वाले में द फ्लोर एंड द सीलिंग ऑफ ए रूम आर पैरेलल, जो फ्लोर होगा और सीलिंग होगा वो पैरेलल होगा, तो बिल्कुल सही है। देखो ये हमारा सीलिंग हो गया, चलो एक सीलिंग बना देता हूँ और नीचे मैं फ्लोर बना देता हूँ, तो ये दोनों क्या दिख रहा है आपको, पैरेलल दिख रहे हैं ना। तो ये बिल्कुल सही है कि फ्लोर एंड सीलिंग जो होगा रूम का वो पैरेलल हो जाएगा। 22 में बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा ट्रू स्टेटमेंट है, फिर से पता करना है।
तो ओनली अ यूनिक लाइन कैन बी ड्रॉ टू पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट, यानी कि एक पॉइंट अगर दिया हुआ है तो उससे हम लोग केवल एक यूनिक लाइन ही बना सकते हैं। तो गलत बात है। देखो अगर एक पॉइंट हमको दिया हुआ है तो इससे हम लोग बहुत सारी लाइन बना सकते हैं, जरूरी थोड़ी कि एक ही लाइन बनेगा। इस पॉइंट से इस पॉइंट को पास करने पर बहुत सारी लाइन बनाए जा सकते हैं, तो ये तो गलत हो गया, यूनिक लाइन नहीं बन सकता। अगला है इन्फिनाइटली मैनी लाइन्स कैन बी ड्रॉ टू पास थ्रू टू गिवन पॉइंट्स, यानी कि अगर अपने को 2 पॉइंट्स दिया हुआ है तो उसे इन्फिनाइट लाइन बनाया जा सकते हैं क्या? तो देखते हैं ना बना के। देखो 2 पॉइंट मैंने बनाया, अब इन दोनों से मेरे को पास करना है तो मैं एक लाइन बना देता हूँ। अब आप मुझे बताओ क्या मैं दूसरा लाइन बना सकता हूँ जो इन दोनों को पास कर सके? ऐसे टेढ़ा बना सकता हूँ क्या? अगर ऐसे टेढ़ा बनाऊंगा तो वो तो इसको पास करेगा, इसको करेगा नहीं। तो इन्फिनाइटली जो लिख दिया वर्ड ना वो गलत लिख दिया। अगर 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं तो उससे केवल एक ही लाइन गुजरेगा, और अगर 1 पॉइंट दिया हुआ है तो उससे बहुत सारी लाइन गुजरेंगे। तो बस इसको उल्टा उल्टा करके दिया, यानी कि दोनों गलत दिया हुआ है। अगला बोल रहे हैं इफ़ 2 सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडी आर इक्वल। रेडी मतलब रेडियस, तो ये बिल्कुल सही है कि अगर 2 सर्कल इक्वल है हमारे पास, एक सर्कल यहाँ पर बना हुआ है, दूसरा सर्कल यहाँ पर बना हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ? दोनों सर्कल अगर इक्वल हैं तो उनका जो रेडियस होगा ना, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी जिसको हम लोग रेडियस बोलते हैं, ये क्या होगा? हमेशा इक्वल ही होगा। जैसे कि आपकी मम्मी के पास जो चूड़ी रखा हुआ रहता है, कंगन रखा हुआ रहता है, सेम साइज का रखा हुआ रहता है ना, उसका आप लोग रेडियस मेजर करके देखना, एकदम सेम टू सेम निकलेगा। ओके, तो 2 सर्कल इक्वल होंगे तो उनका रेडियस भी इक्वल ही होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। 23 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। अब इनमें से गलत स्टेटमेंट कौन सा है? तो देखो इसमें पहला जो है बहुत सही लिखा हुआ है, इसी चीज़ को अब सही करके उतार दिया है कि इन्फिनाइट नंबर ऑफ लाइन कैन बी ड्रॉ टू पास थ्रू अ गिवन पॉइंट। एक पॉइंट में से अगर अपने को लाइन बनाना है तो इन्फिनाइट लाइन बनाया जा सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया अभी कि ये बिल्कुल सही है। उसी देखो पहले इसी को गलत किया था, अब इसको सही लिख के दिया है। उसके बाद बोल रहा है कि एक यूनिक लाइन बनाया जा सकता है पास थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स, यानी कि अगर 2 पॉइंट्स हमको दिए हुए हैं तो उससे केवल एक ही लाइन बनाया जा सकता है। तो ये भी मैंने आपको ड्राइंग करके भी दिखाया कि बिल्कुल सही है, ये बात ही नहीं। इस बार हमसे ट्रू नहीं पूछ रहा है, नहीं पर हमसे फॉल्स पूछ रहा है। तो इसमें जो लिखा हुआ है रे ए बी इज इक्वल टू रे बी ए, ये गलत लिखा हुआ है। क्यों गलत लिखा हुआ है वो समझना। लाइन सेगमेंट अगर ए बी लिखा रहता, जैसे यहाँ पर देखो रे किसको बोलते हैं वो समझना। एक पॉइंट है हमारे पास, यहाँ से एक लाइन शुरू हो रहा है और इस डायरेक्शन में राइट साइड में चलते जा रहा है। अगर मैं इसका नाम ए रखता हूँ और इधर कहीं पर भी मैं पॉइंट बी रख देता हूँ तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा जो लाइन सेगमेंट था ए बी जो था वो बी की तरफ बढ़ रहा है। तो इसका जब मैं नाम लिखूंगा ना तो ऐसे लिखूंगा, ए बी लिखूंगा और फिर बी की तरफ ऐसे डैश करके लिखूंगा कि ये बी की तरफ बढ़ रहा है। और अगर मैं इसको उल्टा बना दूँ, इधर बना दूँ ऐसे, ठीक है, और इधर हमारे पास कौन सा दिया हुआ है? दूसरा बी ए दिया हुआ है ना। तो यहाँ पर हमारे पास अब क्या होगा कि मेरा पॉइंट बी जो है, या फिर यहाँ शुरू में मेरा पॉइंट बी आ जाएगा, बी से शुरू हो रहा है, और इधर मेरा पॉइंट ए आ जाएगा। तो बी से शुरू होकर के वो क्या हो रहा है? अब ए की तरफ बढ़ रहा है। और इसको हम लिखेंगे इस तरीके से कि हमारा ये बी ए है और ये ए की तरफ ऐसे बढ़ रहा है, ऐसे लिखा जाता है इसको, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें क्या होंगी? अलग अलग होंगी, क्योंकि ये बी में इसका स्टार्टिंग पॉइंट बी था और ए की तरफ ये इन्फिनाइटली बढ़ते जाता है। जब एरो लगाते हैं इस टाइप से तो इसका मतलब होता है कि वो आगे बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, वो कभी भी खत्म नहीं होता है। बस हम लोग के पास कॉपी में जगह नहीं होता, इसलिए इसको हम छोटे ऐसे बस डैश करके ऐसे लिख देते हैं। तो जो लाइन होता है और जो रे होता है ना वो कभी भी खत्म नहीं होता, दोनों साइड वो जो लाइन होता है वो दोनों साइड इन्फिनाइटली बढ़ते रहता है, और जो रे है वो केवल एक ही साइड बढ़ता है। जैसे अगर ए से शुरू हुआ तो बी की तरफ ही बढ़ेगा, बी से शुरू हुआ है तो ए की तरफ बढ़ेगा। तो ये दोनों चीज़ें क्या होती है? अलग अलग होती है ना। तो यहाँ पर अगर इक्वल लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो फॉल्स है। अगला 24 में क्या बोल रहा है? ए पॉइंट सी इज कॉल्ड द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। पॉइंट सी जो है ए बी का मिड पॉइंट कहलाएगा अगर सी जो होगा एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए बी, सी इंटीरियर पॉइंट ए बी का होगा तो वो मिड पॉइंट तो कहलाएगा नहीं, इंटीरियर पॉइंट जरूर कहलाया जाएगा। जैसे कि मान लो ये मेरा पॉइंट ए है, ये मेरा पॉइंट बी है। अब मेरा मिड पॉइंट कब कहलाएगा? जब मैं यहाँ पर एक पॉइंट बीचों बीच में सी बनाऊँ और मेरा जो ए सी हो, लाइन सेगमेंट ए सी, वो इक्वल हो मेरे इधर से बी सी के, है ना। ये दोनों हमारे देखो ए सी का मतलब क्या हुआ कि ऐसे अगर मैं ऊपर में लाइन बनाया हूँ, इसका मतलब कि ये लाइन सेगमेंट है, यानी यहाँ से ए से शुरू हो रहा है और यहाँ से खत्म हो रहा है, इसकी एक डिफिनाइट लेंथ होती है। तो ए सी का जो लेंथ होगा और ऐसे जो बी सी का लेंथ होगा, अगर ये दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब जो सी है वो मिड पॉइंट है। तो ऐसा कहाँ पे लिखा हुआ वो देख लो। तो ऐसा 2 जगह आपको दिखेगा लिखा हुआ, एक तो यहाँ पर भी लिखा हुआ दिखेगा और एक यहाँ पर भी लिखा हुआ दिखेगा। तो इसको आप लोग को लेना है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ऊपर में लाइन सेगमेंट वाला साइन भी बनाया हुआ है, साथ ही हमसे बोल रहा है कि ये इंटीरियर पॉइंट भी है। जैसे इसका मतलब ए सी और बी सी का मतलब यानी सी बी का इक्वल अगर लिखा हुआ है तो इसका तो ये भी मतलब हो सकता है कि जैसे मेरा पॉइंट ए यहाँ पर था, यहाँ पर बी था, ठीक है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है। अब इधर हमारे पास कोई पॉइंट सी हो सकता है ना, मिड जरूरी थोड़ी है। अब भैया यहाँ से यहाँ तक भी तो मेरा ए सी और इधर से यहाँ से यहाँ तक अगर मैं लूँ बी सी और इधर भी मेरा अगर 2 हो और यहाँ पर भी 2 हो तो भी तो मेरा ए सी और बी सी इक्वल होगा। लेकिन ये हमारा इंटीरियर थोड़ी है, तो इंटीरियर भी होना चाहिए, यानी लाइन के बीच में होना चाहिए और साथ ही साथ ए सी और बी सी इक्वल होना चाहिए। और ऊपर में अगर यहाँ पर क्वेश्चन में लाइन का देखो आप लोग को सेगमेंट वाला सिंबल दिया हुआ है तो ऑप्शन में भी देगा ही देगा। तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही है।
25 वाले में बोल रहा है कि पॉइंट सी सेड बिटवीन लाई सेड टू लाई बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, यानी पॉइंट सी है उसको हम लोग कह सकते हैं कि वो ए और बी के बीच में आएगा। कब कह सकते हैं भैया? तो अगर ए सी और सी बी इक्वल हो तो नहीं हो सकता। मैंने जैसे आपको बताया है, ज़रूरी नहीं कि हमारा सी कहीं पर भी हो सकता है, तो भी हमारा ए सी और बी सी जो होगा आपस में इक्वल हो जाएगा, ज़रूरी नहीं कि वो अंदर में ही हो। अगला बोल रहा है कि ए सी प्लस सी बी इक्वल टू ए बी हो, तो ये भी जरूरी नहीं। जैसे मैंने आपको बता ही दिया कि सी अगर इधर आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक अगर 2 है और यहाँ से यहाँ तक 2 है, इन दोनों को जोड़ेंगे और यहाँ पर अगर ए बी हमारे पास 4 है तो ए सी और बी सी इक्वल टू 4 आ जाएगा, जो कि ए बी के बराबर है। तो ये भी हमारा क्या होगा? गलत हो जाएगा। लेकिन अगर हमारा ए सी और बी जो है अगर वो कॉलिनियर पॉइंट्स है, कॉलिनियर यानी कि तीनों एक सीधी लाइन पे बने हुए पॉइंट्स है, देखो इस तरीके से ए सी और बी इस टाइप से अगर एक लाइन पे बने हुए हैं, तब हम कह सकते हैं कि जो सी है ना वो ए और बी के बीच में ही आएगा, क्योंकि वो कॉलिनियर है। समझ में आ रहा है मेरी बात? कॉलिनियर का मतलब ही होता है एक सीधी लाइन पे बनने वाला, तो इसीलिए यहाँ पर कॉलिनियर पॉइंट्स होगा, तब वो हमारा ये की स्टेप से हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, अगला हमसे बोल रहा है अब यूक्लिड के ज्योमेट्री यानी यूक्लिड के जो हमारा एग्जाम दिया हुआ है उसको आपको पढ़ना पड़ेगा, तब आपका ये दोनों क्वेश्चन जो है वो बनेगा। एग्जाम से रिलेटेड ये क्वेश्चन दिए हुए हमको, तो हमसे क्या बोल रहा है कि यूक्लिड का एक एक्सियम है जो हमसे कहता है कि x प्लस वाई इक्वल टू अगर 15 है, और अगर अपन क्या करते हैं x प्लस वाई में z प्लस कर देते हैं और 15 में भी z प्लस कर देते हैं, तो भी वो क्या होगा? इक्वल होगा। समझ में आ रहा है? दोनों साइड क्या किया है? दोनों साइड हमारा z को ऐड कर दिया गया है। तो यूक्लिड चचा का जो सेकंड वाला एग्जाम था, मैं आपको दिखा देता हूँ जल्दी से। कहाँ गया? ये देखो, यहाँ पर हमसे सेकंड वाले एग्जाम में यूक्लिड चचा ने क्या बोला था कि इफ़ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल, तो जो होल हमारा आंसर आएगा वो भी इक्वल आएगा, जो कि मैंने आपको शुरू में ही समझाया था। मैंने बोला था ना 5 + 1 = 6 वाला, मैं आगे चल के आपको समझाऊंगा। तो यहीं पर मैं आपको समझाने वाला था कि हमारा देखो x प्लस वाई जो था वो इक्वल टू 15 था, तो अगर मैं x प्लस वाई में यानी लेफ्ट साइड में अगर मैं z ऐड कर देता हूँ और 15 की तरफ भी z ऐड कर देता हूँ, तो भी हमारा आंसर क्या होगा? सेम ही आएगा। यानी इक्वल हम दोनों में ऐड कर रहे हैं, इक्वल्स में हम इक्वल को ही ऐड कर रहे हैं, तो हमारा जो होल आंसर आएगा वो भी क्या होगा? इक्वल होगा। और ये कौन सा हमारा एग्जाम था? तो एग्जाम नंबर ये 2 था, सेकंड वाले में आपने देखा होगा अभी। उसके बाद फिर हमसे अब ये बोल रहा है पहला 27 लास्ट क्वेश्चन में कि ए इज़ द सेम एज एज बी, यानी कि ए का जो उम्र है वो बी के बराबर है। ठीक है, अब बोल रहा है सी इज़ ऑफ द सेम एज एज बी, यानी जो सी का उम्र है वो बी के बराबर है। ए का जो उम्र था वो इक्वल था बी के, और जो सी है ना वो भी इक्वल है बी के। तो हमारा यूक्लिड का कौन सा एग्जाम जो होगा इलस्ट्रेट करेगा रिलेटिव एज ऑफ ए एंड सी। तो कौन से एग्जाम से हम ये बता सकते हैं कि ए अगर बी के बराबर है और सी भी अगर बी के बराबर है, तो ए भी जो होगा वो इक्वल टू सी के होगा। ये कौन सा एग्जाम कहता है? तो ये फर्स्ट वाला एग्जाम कहता है। मैं आपको फर्स्ट वाला एग्जाम दिखा देता हूँ जल्दी से, कि देखो हमसे क्या बोला है फर्स्ट वाले में कि थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, यानी कि कोई भी अगर चीज़ जो है वो एक दूसरे के इक्वल है तो वो क्या होगा? यानी कि इसको मैं कैसे आपको समझाऊँ, रुको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे कि मान लो एक मैं डायग्राम के थ्रू इसको आपको समझाइए देता हूँ जल्दी से, कि मान लो ये आप हो, ठीक है, ये यहाँ पर आपकी गर्लफ्रेंड है, चलो आपकी गर्लफ्रेंड भी बना देता हूँ मैं, और यहाँ पर आपका एक फ्रेंड है। ठीक है, ये हो गए आप, आपकी गर्लफ्रेंड और आपका फ्रेंड। अब आपके पास है 2 पीस चॉकलेट। कितने चॉकलेट हैं? 2 पीस चॉकलेट। और आपकी गर्लफ्रेंड के पास भी 2 चॉकलेट है। तो यहाँ पर थिंग्स इक्वल हो गए। उसी तरीके से आपका जो फ्रेंड है उसके पास भी 2 चॉकलेट है, तो आपकी गर्लफ्रेंड और आपके फ्रेंड के पास भी कितने चॉकलेट से इक्वल हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर हमको इस तरीके से बोल रहा है कि इन दोनों के पास चॉकलेट इक्वल है और इन दोनों के पास भी चॉकलेट इक्वल है, तो आपके पास और आपके फ्रेंड के पास जो होगा ना वो भी चॉकलेट क्या होगा? इक्वल होगा। तो यहाँ पर मैंने अब गर्लफ्रेंड का एग्जाम्पल दे दिया। इसका ये मतलब नहीं कि आप गर्लफ्रेंड बना लो ना, बस मैं समझाने के लिए दे रहा था, थोड़ा सा आपको मनोरंजन कराने के लिए जाते जाते। तो आई होप आपको ये चीज़ भी समझ में आ ही गया होगा कि ये पहला वाला जो हमारा एग्जाम है वो क्या कहता है। बाकी मैंने इसके इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको एग्जाम और पोस्टुलेट के बारे में डिटेल में सिखाई दिया है, तो उन वीडियोस का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर आगे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, किसी दूसरे चैप्टर में मिलेंगे। ठीक है, बाकी लाइव में आप लोग आते रहा करो, और लाइव में कब मैं लेता हूँ ये मुझे भी नहीं पता रहता, इसीलिए आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, ताकि वहाँ पर मैं आपको अपडेट करता रहूँ। जिस दिन भी लाइव रहता है ना उस दिन या उस एक दिन पहले मैं आपको बता देता हूँ। तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आप हमसे बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर सकते हो। तो मिलेंगे अब कहीं और, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।